मान लीजिए मुझे पीवीआर में एक सीट चाहिए जिस सीट पर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कितना खर्चा मुझे करना पड़ सकता है Basically, it starts from 8 to 10 lakh rupees per seat, पर सीट? and it goes up to 20 to 22 lakh rupees depending on the location, depending on the mall, depending on the builder. क्या एक नॉर्मल कंज्यूमर जो बिल्डर के साथ एग्रीमेंट करता है, क्या अपनी लीगल टीम को दिखा के उसको ट्वीक करवा सकता है? उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते. एंड ऑफ द डे इफ यू वांट टू गो एंड इन्वेस्ट, आप इन्वेस्ट करिए, नहीं करना तो मत करिए. क्या मॉल एक वायबल इन्वेस्टमेंट है? नंबर 1, उसका फूड कोर्ट हमेशा चलता है, उसका एंटरटेनमेंट जोन हमेशा चलता है, उसका मल्टीप्लेक्स हमेशा चलता है. सो विल यू गो फॉर अ फ्लैट और विल यू गो फॉर अ लैंड? आई एम इन फेवर ऑफ लैंड. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लैंड इतना आसान गेम नहीं है. नमस्कार, रियल्टी राज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है. मेरा नाम अभिषेक है, मैं भोपाल से हूँ और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट के राम और श्याम की, जो दिखते एक जैसे हैं. दोनों भाई हैं लेकिन दोनों के प्रोज कॉन्स और दोनों के बेनिफिट्स और लॉसेस बिल्कुल अलग हैं. आपको क्या इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि रियल एस्टेट के राम रेजिडेंशियल और श्याम कमर्शियल, दोनों में से किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? कौन आपको फायदा देगा, कौन नुकसान देगा, आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा अच्छा है, कहाँ स्कैम से कैसे बच सकते हैं और कौन से वो राज हैं जिनसे आपकी प्रॉपर्टी बाइंग एक्सपीरियंस बेहतर हो सकती है. इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे साथ है हैरिस एच कैपिटल से. हैरिस, वेलकम टू द पॉडकास्ट. आई एम वेरी गुड. आज आप क्या तैयार हो रियल्टी के इन राजों से पर्दा उठाने के लिए, हमें राम और श्याम में फर्क बताने के लिए? अभिषेक, मैं हमेशा तैयार हूँ. ऑलवेज रेडी. तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड. अगर आपके एपिसोड को सुनने के दौरान कोई सवाल जहन में आता है जो आप चाहते हैं कि हम एच कैपिटल से पूछें, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं. अगर हमसे कुछ छूट जाए तो भी हमें बता सकते हैं कि अगले एपिसोड में क्या कवर करें. हैरिस, सबसे पहले मुझे बताइए कि आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल में से खुद को अगर चूज करना हो तो क्या चूज करेंगे और क्यों? अभिषेक, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये बहुत वेरी करता है पर्सन टू पर्सन पे. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी भी क्लाइंट से बात करते हैं तो उससे सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है. दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. वाई? जब तक हमें क्लाइंट का रिक्वायरमेंट नहीं पता चलेगा, वी कैन नॉट गाइड दैट क्लाइंट कि करना क्या है. अब क्लाइंट ने बोला मुझे रहने के लिए मकान चाहिए, तो रेजिडेंशियल है, तो फिर रेजिडेंशियल के भी अंदर वो हो जाता है कि आप इमीडिएटली रेडी टू मूव देख रहे हो या ऑफ प्लान देख रहे हो. बिकॉज अगेन, मैंने जैसे आपको बोला, कैटेगरी वाइज हर चीज़ के अंदर अगर आप जाते रहेंगे तो बहुत डिटेल में हम बात कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको रेजिडेंशियल चाहिए तो मैं बोलूँगा अगर आप वेट कर सकते हो तो आप ऑफ प्लान लो. वाई? रीज़न देता हूँ. आज की बूमिंग मार्केट में देयर आर 3 phases ऑफ एप्रिसिएशन. व्हाट आर द 3 phases ऑफ एप्रिसिएशन? फर्स्टली, जिस टाइम पे लॉन्च होता है उससे रेडी टू मूव होने तक जो 3 से 4 साल होते हैं, वो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन, वो प्रॉपर्टी बढ़ती है हर साल 10 से 15%. सेकेंड फेज, जिस टाइम पे आपका प्रॉपर्टी रेडी होती है, उस टाइम पे वो कम्युनिटी डेवलप हो रही होती है, उसके अंदर क्लब आ रहा होता है, हॉस्पिटल्स बन रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स आ रहे होते हैं और अंदर पार्क बन रहे होते हैं, लॉन बन रहे होते हैं, एम्यूनिटीज जो एक सोसाइटी के अंदर होती है. तो वो सेकेंड फेज होता है. जो थर्ड फेज होता है वो जो बाहर की एरिया की डेवलपमेंट है, रोड्स की, जैसे आप बोल रहे हो बाहर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, आसपास स्कूल्स होने चाहिए. तो ये 3 फेजेस की जो कैपिटल एप्रिसिएशन आती है वो आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में मिस करते हो. प्रॉपर्टी में एमिनिटीज होती हैं लेकिन जो अप्रिसिएशन उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट को मिलेगा वो आप मिस करते हो. राइट. सो बेसिकली आज आप एक 10,000 पर स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी पे एंटर करते हो. बाय द टाइम दैट प्रॉपर्टी इज रेडी, जो हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि 5 साल के अंदर प्रॉपर्टी 70 to 75% कैपिटल एप्रिसिएशन लेती है. आज अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पे जाते हो तो आप कंप्लीटली वो जो पूरा फेज है कैपिटल एप्रिसिएशन वाला, फेज 1, फेज 2, फेज 3, from starting of the project till completion and development of the community and then development of the area. तो वो 3 phases में आप मिस आउट करते हो. so that capital appreciation can that you can make. अगर आज आप वो पैसा सोचो, आपने 1 करोड़ रुपए लगाया, 1.5 करोड़ रुपए लगाया और आपने 75-80% कैपिटल एप्रिसिएशन ले लिया, तो क्या बुरा है? एंड अगर आप रेडी टू मूव लेते हो तो वो ऑलरेडी हो चुका होता है. आप रेडी टू मूव में बड़े हुए पैसे देते हो, आपको इन्वेंट्री आपकी मर्जी की नहीं मिलती है, आपको ROI नहीं मिल पाता जो आपको बेस लेवल से स्टार्ट बिल्कुल नहीं मिल पाता. एंड
अगर हम यहाँ की रियल एस्टेट की बात करें तो रेजिडेंशियल में आरओआई वैसे भी 2.5, 3% जाता है, उससे ऊपर जाता भी नहीं। ये तो आपने रेजिडेंशियल का बताया, और कमर्शियल में कैसे? बिकॉज कमर्शियल में जब आप इनिशियली इन्वेस्ट करते हो तो शायद आपको बैंक लोन नहीं मिलता, हाँ, तो वो जो लेवरेजिंग आप रेजिडेंशियल में कर सकते हो वो शायद आप एग्जैक्टली हाँ। सो अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे आपको लोन नहीं मिलता। हाँ, वंस द प्रॉपर्टी इज रेडी यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर अ लोन। वो तब होता है जब आपका रजिस्ट्री का टाइम होता है। तो बेसिकली आपको पहली बात तो ये समझनी है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में बहुत ध्यान से आपको एंटर करना है। अब ये क्या ध्यान रखनी चीज़ें ये बताइए। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले भी अपने बारे में बताया है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ताला चाबी वाली चीज़ बेस्ट है। आप अगर आज कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आइडियली लॉकेबल यूनिट्स लिए, एंड इवन इफ यू गो फॉर वर्चुअल प्रॉपर्टीज, जो वर्चुअल आजकल बहुत चल रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बड़ी हैरानी होगी। मॉल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आपने सुनी? जी, जैसे मॉल्स के अंदर एंटरटेनमेंट जोन होता है, फूड कोर्ट होता है, मल्टीप्लेक्स होता है। ये सारे इन्वेस्टमेंट्स भी आज की डेट में मार्केट में हैं। मल्टीप्लेक्स से मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दूं कि हम ऑफलाइन डिस्कशन कर रहे थे और हैरिस ने मुझे बताया कि कैसे मल्टीप्लेक्स की एक सीट जिस पर आप बैठकर फिल्म देख रहे हो या पॉपकॉर्न खा रहे हो, वो एक सीट किसी और के नाम है और दूसरी सीट किसी और ने खरीदी हुई है। ऐसा भी होता है। अगर फॉर एग्जांपल 50 सीट्स हैं एक सिनेमा घर में, अगर 50 सीट्स हैं 50 सीट्स हैं तो 50 के डिफरेंट ओनर्स भी हो सकते हैं। और एक बंदा उसको ओन इसलिए कर लेता है, वो सोचता है कि मैं अगली बार जब अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा तो उसको ऐसे शायद फीलिंग आती है कि मैं अपनी सीट पर बैठ के मूवी देख रहा हूँ। ऐसा होता है, बाद में नहीं होता है। पर एक्चुअली ये थोड़ा सा मैं आपको फिर बोलूँगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। देर इज नथिंग राइट और नथिंग रॉन्ग। मैं फिर भी बोलूँगा यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू स्टिक टू द बेस्ट डेवलपर। क्योंकि अगर आज एक मॉल का मॉडल आपको समझना पड़ेगा। ये लीजिंग वाला मॉडल है, आपको ओपन राइट्स दे रखे हैं यूज़ करने के किसी ने, या बिल्डर ही उसको मैनेज कर रहा है लीजिंग, जैसे डीएलएफ है। नहीं, हम बहुत फास्ट आ गए यहाँ पर, हमको इसको समझाना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर मुझे एक सीट, मान लीजिए मुझे एक पीवीआर में एक सीट चाहिए, पीवीआर इज जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई और भी हो सकता है, उसमें एक सीट चाहिए जिस सीट को पर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और उस सीट को मेरे नाम से रजिस्टर करना चाहता हूँ, तो कितना खर्चा मुझे करना पड़ सकता है? तो बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 8 to 10 lakh rupees per seat and it goes up to 20 to 22 lakh rupees depending on the location, depending on the mall, depending on the builder. विच इज़ अ फेयर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 10-12 लाख रुपए में अगर मुझे एक सीट मिल जाती है एक अच्छे मॉल में और एक अच्छी जगह पे, तो फेयर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उस मॉल में शायद मैं दुकान नहीं खरीद पाऊंगा 1 करोड़ में भी। बिल्कुल अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बट अगेन एज आई सेड राइट जगह पे एंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या मतलब है आपका? इसका मतलब यह है कि कल को वो मॉल, एक मॉल की लाइफ होती है, आप समझो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग ब्रांड्स। अब मैं डीएलएफ का यहाँ पे नाम लेता हूँ, डीएलएफ के मॉल्स हैं 25-25 साल से चल रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ मॉल्स जिसका आज कोई वजूद नहीं है। मतलब नोएडा के कुछ मॉल्स हम इसमें गिन सकते हैं। हाँ, आप इनफैक्ट आपको अगर खुद पता होगा तो आपको कुछ मॉल्स के नाम मुझे लेने की भी जरूरत नहीं, जैसे वेव हो गया, ये शॉपरिक्स हो गया, एक छोटा सा मॉल शॉपरिक्स, बासला जब आप जाते हो तो रास्ते में खुला था। हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है कि ये मॉडल है क्या। बेसिकली जब एक बिल्डर और एक रेप्यूटेड बिल्डर लीजिंग अपने पास रखता है, लीजिंग राइट्स का क्या मतलब होता है? आप मॉल के अंदर यू कैन बाय समथिंग, यू कैन बाय अ लोकेबल शॉप, बट कंट्रोल आप नहीं करते उससे। मुझे फिर से समझाइए। ओके, तो आपने एक मॉल आ रहा है, एक मॉल आ रहा है जिसमें एक थिएटर है, उस थिएटर में एक सीट है जो मैंने खरीद ली। हाँ, वो सीट आपने खरीद ली। अब कैसे फर्क पड़ता है कि लीजिंग मॉल कर रहा है या मैं कर रहा हूँ? हाँ, अब फर्क कैसे पड़ता है कि अगर लीजिंग मॉल कर रहा है और वो रेप्यूटेड है तो वो एक डिसिप्लिन्ड अपनी फ्लोर्स को, अपने ब्रांड्स को चढ़ाता है और वही मैनेज करता है उनको। अगर कोई एक ब्रांड जाता है तो दूसरा ब्रांड आता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिल्डर। Now to make this simple for our viewers, I will take another example. मैंने बहुत सुना है कि बिग बाजार है एक मॉल में, एक मॉल में बिग बाजार, जाहिर है बिग बाजार एक बहुत बड़ी स्पेस होती है और मॉल सिर्फ बिग बाजार को वो नहीं देता है, बिग बाजार भी उसको शायद रेंट पे ले या पैंटलून्स उसको रेंट पे ले, तो वो पूरी स्पेस में से एक कोना आपने
आपने खरीद लिया या वो आपके कोने को भी रेंट पे दे रहे हैं। कई बार हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाते हैं और वहाँ पर मॉल्स हमें बताते हैं कि अच्छा यहाँ पे बिग बाज़ार आने वाला है या कोई भी ब्रांड आने वाला है, तो यहाँ का इतने से लेके इतना कोना आपके पास होगा जिसका रेंट हम आपको देंगे। रेंट हम आपको देंगे और वर्सेस रेंट बिग बाज़ार आपको देगा, दोनों में फ़र्क बताइए। दीज आर कॉल्ड एंकर स्पेसेस। ओके, तो होता क्या है, इसको 100 स्क्वायर फीट या 200 स्क्वायर फीट के मल्टीपल पे बिल्डर मार्केट में थ्रो करता है। करेक्ट। अगेन बिकॉज हर किसी के बस की नहीं है 10,000 स्क्वायर फीट की फ्लो प्लेट ले लिया, 15,000 स्क्वायर फीट की फ्लो प्लेट, तो उसको बांट दिया जाता है कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स आज आ जाए। मॉल के लिए भी आसान है कि वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं छोटा छोटा बेच के, और हमारे लिए भी आसान है कि हम वो जगह खरीद सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो मॉल ऐसे मॉडल पे निकल गया जहाँ पे लीजिंग राइट मॉल वाले ने खुद नहीं रखे एंड नथिंग इज डिसिप्लिन्ड, और वहाँ पे एक बेसिकली आप ये समझिए एक हाइपर मार्केट बन गई। आप अपनी दुकान खोल रहे हो, मैं अपनी दुकान खोल रहा हूँ, कोई किसी ज्वेलरी की दुकान खोल रहा है, कोई कुछ खोल रहा है, तो उसकी एक लाइफ होती है मॉल की, वो 4-5 साल बाद डाई आउट हो जाती है। अब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह अटक गई तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्राउड अच्छा नहीं आएगा। क्राउड अच्छा नहीं आएगा तो फुटफॉल सिनेमा में भी उस टाइप की आपको नहीं मिलेगी जो आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी इन्वेस्टमेंट से। तो हल्के हल्के जब पब्लिक वहाँ पे जाना बंद कर देगी तो फिर वहाँ से रिटर्न आना बंद हो जाएगा। फिर उस पॉइंट पे क्या आप अपनी मल्टीप्लेक्स से कुर्सी उठा के ले आओ? हाँ मुझे बताओ, आपकी कुर्सी है वहाँ पे लोगों ने बैठने बंद कर दी, आपको क्या लग रहा है कि कौन पैसा देगा? तो होता क्या है, फिर रिटर्न फिक्स रहता है। ये मॉल आपको आपकी कुर्सी या आपकी स्पेस की यूजेज के हिसाब से दे रहा है। अगर वो स्पेस उस वक्त रेंट पर नहीं चढ़ी है उन महीनों में, न्यू शेयरिंग मॉडल, इट्स अ रेवेन्यू शेयर। so what happens is every builder gives you some minimum guarantee or commitment initially for 3 years, which is approximately, say I have invested 12 lakh rupees on a chair, 8% 9% का, हाँ आपको फिक्स कर देगा। 3 साल की मिनिमम एनजी दे देगा, मिनिमम गारंटी, और 3 साल के बाद बोल देगा एज पर एक्चुअल्स। एंड जो बिल्डर एग्रीमेंट्स होते हैं ना, उसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बिल्डर एग्रीमेंट जितने भी बनते हैं वो बिल्डर की तरफ ही झुके हुए होते हैं, क्या बिल्डर के फेवर में ही होते हैं। क्या एक नॉर्मल कंज्यूमर जो बिल्डर के साथ एग्रीमेंट करता है, क्या अपनी लीगल टीम को दिखा के या किसी अच्छे ब्रोकर को दिखाकर उसको ट्वीट करवा सकता है? क्या ये ऑप्शन देता है बिल्डर आपको? उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते। ओके, आप दिखाते रहिए, एंड ऑफ द डे इफ यू वांट टू गो एंड इन्वेस्ट, आप इन्वेस्ट करिए, नहीं करना तो आप मत करिए। तो इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो बेसिकली जब आपका कंट्रोल ही नहीं है, देन यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आप कहाँ पैसा लगा रहे हो, किस बिल्डर के साथ लगा रहे हो, क्या वो इन्वेस्टमेंट वायबल है, फिजिबल है, लुक्रेटिव है, कितने टाइम तक के लिए है, कितने टाइम की लीज है। सो बेसिकली यहाँ पे लीज भी 9 साल से स्टार्ट होती है, 30-30 साल तक की लीज होती है अलग अलग ब्रांड्स की। थोड़ा सा समझाइए प्लीज के बाद। हाँ, सो हमारे एनसीआर के अंदर जो लीज होती है वो 9 ईयर्स का होता है, और 3-3 साल बाद आपको 15% का एप्रिसिएशन आता है। आप रेंटल देना पे, पड़ता है वो पैसा। रेंटल पे, मतलब आज अगर फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपये मिल रहे हैं 3 साल तक, 3 साल के बाद उस पर 15% बढ़ जाएंगे वो रेंट में। अच्छा, हम जिसको लीज कर रहे हैं, हाँ हाँ हम जिन्हें लीज कर रहे हैं, मॉल हमारे बिहाफ पे जिनको लीज कर रहा है। हाँ, तो बेसिकली आप अगर इन्वेस्टर हो तो आपके 15% हर 3 साल में बढ़ते हैं, मुझे एक बढ़कर मिलेगा। बढ़कर मिलता है। बट आइडिया इज कब तक वो लीज है, अगर वो लीज बीच में खत्म हो गई तो कुछ प्रॉब्लम इज बिल्डर गिविंग यू एनी गारंटी फॉर नेक्स्ट 30 years फॉर योर इन्वेस्टमेंट? So, but then after listening to you, I think that 30 years is not a good time to invest in a mall, because you never know कि आगे क्या For example, I'll give you an example. CSM Mall हमारे कॉलेज के दिनों का बड़ा ही पॉपुलर मॉल था, जिसमें हम जाके फिल्में देखा करते थे। एक डिस्कोथेक भी था वहाँ पे, हम जाया करते थे। एंड आई थिंक इट्स बिन 10 years मैं उस मॉल में गया नहीं हूँ। मैंने किसी को जाते भी नहीं देखा उस मॉल में कि कोई जा रहा हो, कोई बाजारों में CSM गया। ऑब्वियसली ग्रेट इंडिया प्लेस आ गया साथ में नोएडा में, देन DLF आ गया और वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल ही ख़त्म है। कॉलेज को भी 20 साल भी नहीं हुआ है और वो मॉल बिल्कुल ख़त्म है। मुझे नहीं पता वहाँ पे कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आई नेवर गॉन देयर आफ्टर, मन ही नहीं हुआ जाने का। तो क्या मॉल एक वायबल इन्वेस्टमेंट है, और अगर है तो किस तरह से वायबल है? अगर आपको मॉल के अंदर इन्वेस्ट करना है तो पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सारे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं एक मॉल में खरीदने के लिए।
एज आई सेड, नंबर वन, जैसे एक अच्छा मॉल है, उसका फूड कोर्ट हमेशा चलता है, उसका एंटरटेनमेंट जोन हमेशा चलता है, उसका मल्टीप्लेक्स हमेशा चलता है। सो पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करिए कि ये 3-4 प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एक अच्छे मॉल का क्या मतलब हो? विद अ रेप्यूटेड डेवलपर। ये मैं सुनना चाह रहा था आपसे। विद अ रेप्यूटेड डेवलपर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक मॉल में इन्वेस्ट करने की, आप बिल्कुल करिए, बिकॉज उसकी लाइफ है। आज आप फॉर एग्जांपल सिटी वॉक देखिए, मॉल ऑफ इंडिया देखिए, ये सारे बड़े मॉल्स हैं और ये आज तक चल रहे हैं। बिकॉज दे हैव कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्ड विद टाइम। अगर आप सिटी वॉक का देखेंगे तो सिटी वॉक में नए ब्रांड्स आज तक आ रहे हैं। तो सिटी वॉक हैज़ बीन स्पेसिफिकली हैज़ बीन इनोवेटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट एज एन इन्वेस्टर जो 10-15-20 लाख रुपए लेके घूम रहा है टू बाय अ चेयर इन अ मॉल और टू बाय अ स्मॉल स्पेस इन अ मॉल, उसको कौन से वो मॉल्स हैं, कौन से वो बिल्डर्स हैं जिनके साथ एसोसिएट करना चाहिए, जिनके साथ नहीं? आई वुड से कि अगर आपके पास बहुत छोटी टिकट साइज इन्वेस्टमेंट है, पहले तो मैं ऑनेस्टली ये बोलूँगा कि आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ वर्चुअल इन्वेस्टमेंट्स। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, अनलेस इट्स विद ए कैटेगरी बिल्डर। एंड दी कैटेगरी बिल्डर्स फॉर मॉल्स स्पेसिफिकली और कमर्शियल स्पेसिफिकली कौन से हैं? आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनीवन राइट नाउ। यू डोंट वांट टू प्रमोट देम? आई डोंट वांट टू प्रमोट एनीबॉडी। But what is a category? What kind of a builder is a category? You consider Select City Walk a category? सो DLF, ऑब्वियसली DLF हैज़ बीन नंबर वन। मैं DLF का नाम लेते हुए शर्माऊंगा भी नहीं, क्योंकि DLF नंबर वन है हमेशा से। सो what I'm trying to say is there are good builders who keep coming up with good investments. You need to identify, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा बिल्डर आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है। एंड जब आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो इस टाइप की, तो थोड़ा सोच समझ के करो। अगर आपने रैंडम पैसा डाल दिया तो उस रैंडम पैसा वो आपका कल को डूब भी सकता है। डूबने इन द सेंस रिटर्न आने बंद हो जाएंगे, एंड एज पर द बिल्डर बायर एग्रीमेंट आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि बिल्डर बायर एग्रीमेंट में वो स्पेसिफिक क्लॉजेज होते हैं कि पहले 3 साल तक हम आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, अगले एज पर एक्चुअल्स हो जाएगा 3 साल के बाद। और वो उसको बहुत फ्लारी करके बताते हैं कि पहले 3 साल हम आपको 18,000 रुपया देंगे और उसके बाद एक्चुअल हो जाएगा, सोचिए 40,000 रेंट है तो आपको 40 मिलेगा। हाँ, इट इज़ लाइक दैट व्हाट दे प्रेजेंट। व्हाट हैपेंस अगर 5 साल के बाद वो ब्रांड चला गया? तो क्या गारंटी है कि 5 साल वो मॉल रहेगा? 5 साल के बाद वो रहेगा? नहीं, 5 साल के बाद चलो मॉल रह भी गया, ब्रांड रहेगा, तो गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है ना। I just want to tell our viewers that we are not in any way trying to desell purchases in a mall or at a commercial place. What I am trying to suggest or what he's trying to suggest is very, very simple. Be aware कि आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं। अगर आप एक ऐसी जगह पर पैसा लगा रहे हैं जो आपकी लोकेलिटी में आ रही है और आप everybody is excited, so are you, तो थोड़ा सा संभल जाए। ये शायद आप ये कहना चाहते हैं। हाँ, तो अभिषेक मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर समराइज कर दे कि हाँ, मैं बस आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग ऐसा ना बोले कि कल को आके आपको कि यार मॉल्स में तो पैसा ही लगाना बेकार है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक अच्छा रिटर्न दे रहा है, बट कौन दे रहा है, कितने टाइम तक दे सकता है, उसका मॉडल क्या है, लीजिंग क्या है, कितने साल की लीजिंग है, ब्रांड कौन सा है, ये सारी चीज़ें एक, या तो आप उतने नॉलेजेबल हो कि आप कुछ समझते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते देन सही इंसान को पकड़ो, सही इंसान के पास जाओ जो आपको गाइड कर पाए। रैंडम पैसा मत लगाओ कहीं। जो आंखें बंद करके लोग पैसा लगाते हैं वो पैसा डुबाते हैं। रेप्यूटेड बिल्डर्स के साथ जाएं, डेवलपमेंट्स देखें, आसपास क्या हो रही है, मॉल में कौन कौन से ब्रांड्स हैं, आ रहे हैं नहीं हैं, क्योंकि वो आ रहे वाला सीन भी होता है। जब मैं एक प्रॉपर्टी खरीद रहा था रेजिडेंशियली, मैं खरीद चुका हूँ वो प्रॉपर्टी, तो जब हम वहाँ गए थे तो वहाँ बाहर की मार्केट में हल्दीराम भी आ रहा था, डोमिनोज़ भी आ रहा था। अब डोमिनोज़ का वो रॉम्स पिज़्ज़ा हो गया, हल्दीराम का वो बीकानेर वाला जिसमें ट्रिपल ए हो गया, तो वो ब्रांड्स नहीं आए। तो लोग पहले ही होर्डिंग्स लगा देते हैं ज़बरदस्ती और वहाँ पे लोग भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, तो आप एलओआई जानते हैं? नहीं, आप बताएंगे मुझे। तो बेसिकली एक चीज़ होती है एलओआई, लेटर ऑफ इंटेंट। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी अपकमिंग मॉल्स होते हैं या अपकमिंग हाई स्ट्रीट हो गए, वो लोग ब्रांड्स के साथ एक साइन करते हैं कि हम 5 साल में 4 साल में पोजीशन देंगे आपको, एंड यू गाइज हैव टू कम। आज उनको बहुत अच्छा लग रहा है लोकेशन, उनको लग रहा है यार ठीक है लोकेशन तो ठीक ठाक है,
आज उन्होंने आपके साथ एक साइन कर लिया, आपने उनका ब्रांड चिपका दिया, बट जरूरी नहीं है उसका मतलब वो आएंगे, वो तब बताएंगे सिचुएशन देख वो के। उस टाइम पे बताएंगे एंड उसमें क्लॉज होता है. सो बेसिकली यू कैन नॉट जस्ट गो ऑन द ब्रांडिंग जो आप किसी भी अपकमिंग मॉल के बाहर देख लेते हो, अनलेस आप उनका एक साइंड लीज देखो. यू वांट टू गो बाय दैट, आप बिल्डर को बोलिए आपने इस ब्रांड के साथ लीज साइन करी है, कितने साल की करी है, आप वो मुझे पेपर दे दीजिए. आपको अगर बिल्डर पेपर मोस्टली नहीं दे देगा, पाएगा, नहीं देगा। क्योंकि उन्होंने खाली LOI एक साइन करा हुआ होता है जिसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड होता है कि देयर इज नो श्योरिटी. ये एक राज है जो आपको जानना ज़रूरी है। ये हुआ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हैज़ भाई कई बार मेरा डिस्कशन हुआ है लोगों से, और मैं इस एपिसोड की रिसर्च के लिए भी काफ़ी कुछ देख रहा था, सुन रहा था, पढ़ रहा था, और बहुत सारे लोगों ने फ्लैट बाइंग को रेजिडेंशियल में डेप्रिसिएटिंग एसेट बोल दिया है। हैज़ भाई मैं इस एपिसोड की रिसर्च के लिए ना बहुत सारा कंटेंट देख रहा था, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि क्या रेजिडेंशियल में जो फ्लैट खरीदते हैं लोग, क्या वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। बॉम्बे में नरीमन पॉइंट करके एक जगह है जहाँ पर फ्लैट्स की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, क्योंकि सिंपल रीज़न कि बिल्डिंगें बहुत पुरानी हैं, और अब वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, रेट की वजह से भी जो भी डेवलपमेंट वो करना चाहते हैं वो उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, और जितनी भी बिल्डिंग है उनको एक एक करके गिराया जा रहा है और वापस से बनाया जा रहा है। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि इज इट रियली अ डेप्रिशिएटिंग एसेट? आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन? अभिषेक, आप जो एग्जांपल दे रहे हो बॉम्बे का, बॉम्बे कितना पुराना शहर है? काफ़ी पुराना शहर है। मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं 100 साल पुराना, उससे भी ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है. तो आप ये समझिए कि आज की डेट में जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं उसकी वैल्यूज़ क्या है. हम अपार्टमेंट से नहीं वैल्यू जज करते, हम लैंड से वैल्यू जज करते हैं, हम ओवरऑल डेवलपमेंट से वैल्यू जज करते हैं कि कितनी एप्रिशिएट हो चुकी है वहाँ की ज़मीन. तो आप उस कंपैरिजन में कभी भी देखोगे एक पुराना अपार्टमेंट ऑल्दो एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है, एमिनिटीज़ का भी फर्क पड़ जाता है। एमिनिटीज का फर्क पड़ जाता है, नई डेवलपमेंट सारी होती है, इंसान सोचता है मैं नए घर में रह लूँ, नया क्लब हाउस मिल जाएगा, नया ये मिल जाएगा, वो हमेशा रहेगा, वो आज की डेट में एक नॉर्मल जगह जाके रुक जाएगा वो। हाँ सिनेरियो में आज की डेट में भी रहेगा. वो किसको नया घर, नई फैसिलिटीज, एमिनिटीज चाहिए? मगर आप जो कैपिटल एप्रिसिएशन की बात कर रहे हो वो डेप्रिशिएटिंग बिल्कुल भी नहीं, किसी भी सेंस में नहीं है. वो वैल्यूज एक पॉइंट पे जाके स्लो हो जाएंगी. बट आपने कभी भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं सुना होगा कि वो पीछे की तरफ आ गया. तो डेप्रिशिएटिंग तो नहीं बोल सकते। तो डेप्रिशिएटिंग तो आप बोल ही नहीं सकते. आप ये बोलोगे कि एक पॉइंट तक जाके पुरानी प्रॉपर्टीज जो होती है वो होल्ड पे आ जाते हैं. बिकॉज ऑफ द एमिनिटीज ऑल्सो वो अलग जगह पे दूसरी Actually, बढ़ actually, जाती हैं। करेक्ट। अगर आपको आज अपने लिए, नॉट एज अ ब्रोकर बट एज अ इन्वेस्टर, एक प्रॉपर्टी खरीदनी हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी हो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के लिए या रहने के लिए भी, सो विल यू गो फॉर अ फ्लैट और विल यू गो फॉर अ लैंड, और अपना बनाओगे अपने हिसाब से? tricky. आई एम इन फेवर ऑफ लैंड. बहुत ओल्ड स्कूल थॉट है, बट लैंड इज समथिंग जो ऊपर वाले ने बनानी बंद कर दी. फ्लैट्स सो फ्लैट्स तो बनते रहेंगे, नई सोसाइटीज आती रहेंगी, ज़मीन अब नहीं बनती. तो जितनी जल्दी आप ज़मीन उठा लो उतना ही अच्छा. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो मैंने एनालॉजी सोची नहीं कि ज़मीन तो बननी बंद हो गई है, तो इसीलिए शायद हम लोग ज़मीन के भाव बढ़ते देख रहे हैं। ओके, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर while making a land purchase and while making a commercial purchase? दोनों में कंपेयर करें तो कौन सी दो चीज़ों को ध्यान रखना होता है? देखिए, लैंड हो गया, रेजिडेंशियल हो गया या कमर्शियल हो गया. व्हेन इट कम्स टू लैंड, अब लैंड की जब मैं बात करूँ ना तो आप लैंड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. लैंड इतना आसान गेम नहीं है, तो आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ता है. अदरवाइज जैसे हमने अपना स्टार्टिंग एपिसोड में आपने बोला था कोस्टला का घोंसला, तो वो लैंड के केसेस में बहुत होने के चांसेस होते हैं. सो आपको स्पेसिफिक किसी एक्सपर्ट के साथ
प्रॉपर डिटेल्स में जाना चाहिए। वो लैंड अथॉरिटी की है, वो लैंड किसकी है, फार्म अभी हम की है। रॉ लैंड की बात कर रहे हैं। हाँ, हम रॉ लैंड की भी बात कर रहे हैं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लॉटिंग, जो एक बिल्डर प्लॉटिंग लेके आता है। मैं नई प्लॉटिंग की और रीसेल की भी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आप आज की डेट में एक प्लॉट ले लीजिए, आप बिल्डर से प्लॉट खरीद लिए, अथॉरिटी का प्लॉट ले लिए, ये मेरे ख्याल में से गोल्ड है, एंड ये हमेशा ही गोल्ड रहेगा। ठीक है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली ओनरशिप का ध्यान रखना चाहिए आपको, पेपर वर्क का ध्यान रखना चाहिए, वेदर इट इज़ अथॉरिटी और बिल्डर है तो वेदर इट इज़ रेरा अप्रूव्ड और नॉट। हम्म, सो सारे चीज़ें जब तक कंप्लीट नहीं है तब तक यू कैन नॉट फर्दर प्रोसीड। हालांकि हम रेरा की बात लगातार पॉडकास्ट पर कर रहे हैं और रेरा की तारीफों की पुल बांध रहे हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि रीसेल में आपको चेक करना होगा कि वो रेरा है कि नहीं, क्योंकि जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ है उन पर शायद रेरा एप्लीकेबल नहीं है। एक सर्टन साल शायद 2008 के बाद या कब के बाद रेरा नहीं, एक्शन में है। रेरा पुरानी प्रॉपर्टीज पे भी आज की डेट में लागू हो गया है। ओके, इट्स जस्ट दैट काफ़ी इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं और ये बोलते हैं कि पुरानी प्रॉपर्टीज पे हमें कुछ फ़र्क तो दिखा नहीं रेरा का। सो मैं उनको हमेशा ये आंसर देता हूँ कि रेरा एक रेगुलेटरी बॉडी है, फंडिंग बॉडी नहीं है। मतलब आपका पैसा निकाल के आपको नहीं देती, कि आपकी आगे के लिए कंट्रोल्स करती है। अब जो बिल्डर ने फ्रॉड कर दिया वो तो करके चला गया, या तो वो जेल में चला गया, भाग गया, व्हाटएवर। तो आज की डेट में रेरा गवर्नमेंट के साथ कम्स अप विद अ सोल्यूशन कि जितने भी फंसे हुए लोग हैं उनको कुछ वे आउट मिल जाए, उनको कुछ हेल्प मिल जाए। आई फील कि आप अथॉरिटी से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, एनीथिंग, आप किसी भी चीज़ में पैसा लगाते हैं वो सेफ होती है, एंड आप उसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करिए वेदर आप किसी ट्रैप में ना फंसे। और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के वक्त भी क्या यही बातें ध्यान रखें, कुछ अलग है इससे? सेम है बिल्कुल, अभिषेक, बिल्कुल सेम है। अभी अभी हम लोग ऐसे दौर में बैठे हुए हैं कि एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर द अम्ब्रेला। सो आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी। ऑल यू हैव टू लुक इज कि आपकी लोकेशन अच्छी हो, आप जहाँ पैसा लगा रहे हो वहाँ पैसा ग्रो हो जाए, एंड वो ग्रो तब होगा जब कोई आपको ये एक्सप्लेन करे कि ऑलवेज ट्राई एंड ऑलवेज इन्वेस्ट इन डेवलपिंग एरियाज, डोंट गो फॉर डेवलप्ड एरियाज। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। लाजपत नगर दिल्ली की प्रोमिनेंट जगह है। वहाँ पर मैं 1 से 2 करोड़ में मुझे छत पे एक कमरा, थोड़ा सा बाहर टेरेस मिलता है, वहाँ पर मैं गार्डन बना सकता हूँ, छत पे रह सकता हूँ, लिफ्ट भी है, गाड़ी की पार्किंग भी है, सब कुछ है। वही 2 करोड़ में मैं एक डेवलपिंग जगह पे क्या ले सकता हूँ? आप 2 करोड़ रुपए में एक डेवलपिंग जगह पे एक अपार्टमेंट ले सकते हो, एक दुकान ले सकते हो, लैंड पार्सल ले सकते हो, और वो प्रॉपर्टी जो आप लाजपत नगर में लेंगे वो प्रॉपर्टी आपकी अगले 5 साल में 10 से 15% भी नहीं बढ़ेगी। वेरएज एक डेवलपिंग एरिया में अगर आपने 2 करोड़ रुपए आज लगा लिए, वो 2 करोड़ रुपए 4 करोड़, 5 करोड़ भी हो सकते हैं, इट कुड भी 6 करोड़ भी हो सकते हैं। मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स अगर दूंगा, जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट हमने देखा है पिछले 5 साल में, तो वो कुछ अजीब ही सी चीज़ है। आई डोंट नो। कोई एक एग्जाम्पल हमारे साथ बांटिए। तो अभिषेक 2019-20 में द्वारका एक्सप्रेसवे का नाम सुना है आपने? जी बिल्कुल। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टीज जो थी वो 4 से 5 हज़ार रुपए पे ट्रेड कर रही थी पर स्क्वायर फीट, एंड उस टाइम कनेक्टिविटी नहीं थी, वहाँ खड्डे बहुत थे, आप वहाँ चले जाते थे तो आप कुछ पानी का भी प्रॉब्लम था, बहुत electricity का भी इश्यूज problem था। थे। तो बट वो एयरपोर्ट से एग्जैक्टली 10 मिनट दूर है, 15 मिनट दूर है। करेक्ट। इट वॉज दैट नियर टू टर्मिनल 3, बट 5 से 6 हज़ार पे ट्रेड कर रही थी वो प्रॉपर्टीज। उसके बाद आपकी डेवलपमेंट्स हुई, रोड बनी, द्वारका एक्सप्रेसवे बना, वो इनॉग्रेट हुआ। जैसे ही वो इनॉग्रेट हुआ एक्सप्रेसवे अपना, उसी टाइम पे वो प्रॉपर्टीज ने जंप मारी, एंड द प्राइसेस केम रीच्ड 15 to 18,000, 20,000 पर स्क्वायर फीट। मतलब ये आज से 3-4 साल के अंदर अगर 4-5 गुना प्राइसेस भागे प्रॉपर्टीज की, खाली ये कनेक्टिविटी होने से। यू क्लोजर टू दिल्ली, यू क्लोजर टू टर्मिनल 3, तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि इंसान रियलाइज नहीं करता। तो तब मैं अपने इन्वेस्टर्स को बोलता था द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट कर दो, इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल। बहुत लोगों ने करा मेरे साथ, जिन्होंने करा वो आज शायद पॉडकास्ट देखेंगे।
बट जिन्होंने नहीं करा वो भी देखेंगे। नीचे नीचे कमेंट करके थैंक यू भी लिखेंगे जिन्होंने invest किया। 100% श्योर। बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे होते हैं हरीश भाई जो ये सर्च फज भी करते हैं, फेक सर्च भी दिखाते हैं कि अभी हमने प्रॉपर्टी खोली और 15 मिनट में सेल आउट हो गए। क्या ऐसा होता है या ये सिर्फ हम कंज्यूमर का एक मिथ है? अभिषेक पहले ऐसे बोलते थे कि ये होता एक स्ट्रैटेजी थी जो बहुत लोग अपनाते थे कि एकदम यार अनाउंस कर दो, हाइप मच जाती है। एक्चुअली जब आप बोल दो कि सोल्ड आउट हो गया तो सामने वाला भी आएगा, इधर वाला भी आएगा, क्योंकि मेंटालिटी कुछ ऐसी हमारे इन्वेस्टर्स की, वो भीड़ के साथ भागते। अगर मैं समझाऊंगा उनको तो शायद वो स्टार्टिंग में नहीं समझेंगे, बट जैसे वो देखेंगे खन्ना साहब, अग्रवाल जी सब भाग रहे, तो वो कहेंगे चेक लेके भागो। तो ये एक इन्वेस्टर्स की ना मेंटालिटी होती है। अब होता क्या है, ये स्ट्रैटेजी बना ली बिल्डर ने। बिल्डर कह रहा है हाइप बनाओ, सोल्ड आउट करो, फर्स्ट फेज सोल्ड आउट, और पब्लिक आएगी। उनको बोलो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं अगले फेज की, पब्लिक और आएगी। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी। मगर अभी जो मार्केट चल रही है ना, उसमें सच में ऐसा हुआ है, हो रहा है ऐसा? इसमें पूरा पूरा हो रहा है, चाहे वो 4 करोड़ का अपार्टमेंट हो, 5 करोड़ का, 6 करोड़ का, 7 करोड़ का, 8 करोड़ का। आप कौन सी कैटेगरी के बिल्डर्स की बात कर रहे हैं? मैं एक कैटेगरी बिल्डर्स की बात कर और बी सी डी? रहा हूँ। उन पर मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं। और कंज्यूमर को भी नहीं देना चाहिए ऐसा सोचते हैं? टू ईच इज वन। हर किसी की अपनी मर्जी है विषय में। हर किसी का बजट ए कैटेगरी वाला भी नहीं होता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। सो बी कैटेगरी में भी गलत नहीं है, सी में भी गलत नहीं है। डिपेंड करता है आप सावधानी के साथ इन्वेस्ट करिए, किसी भी बिल्डर के साथ करिए। अभी हमारी मार्केट ऐसी नहीं है कि फ्रॉड लोग बैठे गए। हमारी मार्केट बहुत इंप्रूव हो गई है, सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो चुके हैं। बिल्डर कोई भी कैटेगरी का हो, आपको डिलीवरी देगा, मैं आपको इतना बताता हूँ। बिकॉज ऑफ रेरा, बिकॉज ऑफ नॉर्म्स, बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्टनेस, बिकॉज ऑफ पेनल्टीज, फाइन्स। सो अब आपके साथ कोई चीटिंग नहीं कर रहा मार्केट में बैठा हुआ। बस आपको डिसाइड करना है विच बिल्डर, विच डेवलपर यू नीड टू इन्वेस्ट। अच्छा मॉल्स का ये भी है ना कि पोस्ट पेंडेमिक भी बहुत फर्क पड़ गया। अब सोचिए जिसने 2019 में दुकान ली मॉल में या एक छोटा सा स्पेस लिया और उसने उसको 3 साल का शॉर्ट रिटर्न का वादा मिला, तो वो तो 3 साल बिल्कुल ख़राब हो गए, या बिल्डर के या उसके, किसी ना किसी के तो हुए। और उसके बाद फिर क्या चीज़ें चल रही हैं? हाउ इज़ द कमर्शियल सिनेरियो, मॉल सिनेरियो डीलिंग विद पोस्ट पेंडेमिक? हाँ, तो अभिषेक, इट्स नॉट ओनली अबाउट मॉल्स। पैंडेमिक में तो हमने सबने देखा था क्या हुआ है। लोगों ने लिटरली अपनी सोसाइटीज़ की लिफ्ट यूज़ करनी बंद कर दी थी, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम थी। बट हाँ, बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट था। एवरीथिंग वो शट। तो जो मॉल्स होंगे, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स थी, उन लोगों के पास तो कुछ बचा ही, मतलब उस टाइम तो कुछ भी नहीं था ना। इनफैक्ट रेंटल्स भी ये रिक्वेस्ट करी गई थी कि रेंटल जितना आप माफ़ कर सकते हो अपने लोगों की माफ़ करिए, क्योंकि उस टाइम पे कोई अर्निंग नहीं है, तो आप पैसा कहाँ से देंगे। बट एट द सेम टाइम वो जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया था 2 साल, उसके बाद काफ़ी कुछ पॉजिटिव भी आया वापस। मतलब मैं ये देखता हूँ कि अब लोगों को जब मौका मिला, वापस अपॉर्चुनिटी मिली बाहर निकलने की, तो लोग बहुत खुशी से बाहर भी निकल रहे हैं। लोग खुशी से बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। दे स्टार्टेड वैल्यूइंग आल्सो, नेचुरली यार। तो इसीलिए शायद जो विलास की या जो ओपन लिविंग की जो चीज़ें थी वो ज़्यादा बिकने लगी एज कम्पेयर टू अपार्टमेंट्स। विलास, टाउन हाउसेस, ग्लोबल, इंटरनेशनल डिमांड हुई है। क्यों हुई है? बिकॉज जिस टाइम पे लोग अपनी सोसाइटीज़ के अंदर कैद हो गए, वो कॉमन लिफ्ट्स नहीं यूज़ कर रहे, कोई टूथपिक से कर रहा है, कोई किसी चीज़ से कर रहा है, वो इतना खौफ फैल गया मार्केट के अंदर। तो वहाँ पे लोगों ने सोचा कि एक टाउन हाउस लो, एक अपना छोटा सा लॉन हो बाहर, कि एटलीस्ट हम अपने घर से बाहर निकल के वो लॉन में बैठ जाएं। एक अपना विला हो जिसके अंदर वी डोंट हैव टू टच दैट लिफ्ट, बटन ना दबाना पड़े बार बार लिफ्ट का। तो बहुत सेंटिमेंट में बहुत चेंजेस आए, इसीलिए लोगों ने अपना लाइफस्टाइल भी अपग्रेड करा है। लाइफस्टाइल कैसे अपग्रेड करा है? आज किसी के पास, आपके पास, आप 2 BHK में फॉर एग्जांपल रह रहे हो, आपने सोचा यार मैंने 2 करोड़ रुपए तो रखे हुए थे, कल का पता नहीं है, हमें कुछ अच्छा जीना है। तो वो सेंटिमेंट भी मार्केट में चेंज हुआ है। पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर, एंड जितने भी हायर वैल्यू प्रॉपर्टीज NCR में भागी हैं या ग्लोबली भागी हैं, वो इसीलिए भागी हैं क्योंकि पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग आउट एंड स्पेंडिंग मोर मनी। लोग कह रहे हैं कि यार दो कमरे में नहीं रहेंगे, 3 में रहेंगे, 3 वाला कह रहा है 4 में रहेंगे, विला में रहेंगे, टाउन हाउस में रहेंगे, हम कल का नहीं पता। स्पेंडिंग पैटर्न भी इम्प्रूव हो गया, बहुत चीज़ें इंप्रूव हुई है, तभी मार्केट के अंदर रियल एस्टेट ग्लोबली एक तरीके से भागा है। कुछ मार्केट्स में ज़्यादा भागा है, NCR, इंडिया,
यहाँ पे हमारा रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा बूम करा है, जैसे हमने बात करी थी पहले भी, दुबई में बहुत बूम करा है। तो ये सारी चीज़ें इनके फैक्टर्स थे। ये तो करंट सिचुएशन हो गया। हाउ डू यू लुक एट द फ्यूचर? फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है? कैसे हम रियल एस्टेट को, कमर्शियल को, रेजिडेंशियल को कैसे हम फ्यूचर में देखते हैं? देखिए, फ्यूचर इंडियन रियल एस्टेट का बहुत ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आज अगर आप खाली एनसीआर की मार्केट की बात भी करें तो मैं बोलूँगा, एज पर द इकोनॉमिस्ट, एज पर द एक्सपर्ट्स, 2028-29 तक देयर आर सो मेनी डेवलपमेंट्स हैपनिंग अक्रॉस एनसीआर। तो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि मार्केट 28-29 तक तो कुछ नहीं होता, आप दबा के पैसे लगाओ। एयरपोर्ट इज कमिंग अप, आपने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुना है? जी। फिल्म सिटी इज कमिंग अप, टॉय सिटी, लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग अक्रॉस एनसीआर। सो ऐसे केस में जहाँ पे इतनी एम्प्लॉयमेंट आ रही है, वहाँ पे मार्केट रुक नहीं सकती। सस्टेनेबल लिविंग के लिए भी बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं। बहुत ऑप्शंस हैं। एयरबीएनबीज को कैसे देखते हो आप फ्यूचर में? देखिए, एयरबीएनबी तो एक, आई थिंक इट्स क्वाइट मैजिकल, it's quite magical. People have started making lot of money Airbnb से। कॉन्सेप्ट अच्छा है। पहले आप टेनेंट्स बहुत ज़्यादा ढूंढने पड़ते थे, लोगों को प्रॉब्लम होती थी। आज Airbnb के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू, यू इजीली फाइंड टेनेंट्स, एंड जिससे रेंटल यील्ड भी बढ़ गई। एक बंदा जो पहले सोचता था कि मैं एक महीने में इतना कमाऊंगा, वो आज बहुत ज़्यादा कमाने भी लगा है, इफ योर प्रॉपर्टी इज गुड। लेकिन एयरबीएनबी के साथ क्या कोई क्लॉज है? क्या मैं अपने रेजिडेंशियल स्पेस में एयरबीएनबी कर सकता हूँ? सी करते हैं लोग, लेकिन लीगैलिटी क्या है? हाँ, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एयरबीएनबी, आपको ये समझना पड़ेगा दैट इज कमर्शियल। कमर्शियल एक्टिविटी रेजिडेंशियल में नहीं चलती। अगर सपोज कोई बिल्डिंग कंप्लीटली रेजिडेंशियल है एंड वहाँ पे आप एयरबीएनबी को रोज रेंट पे देने लग जाओ, एंड डिफरेंट लोग आने लग जाए वहाँ पे फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ या रहने या व्हाटएवर, तो आपका नेबर वुड नेवर एक्सेप्ट। आप नहीं करोगे, मैं नहीं करूँगा। सो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटली सेपरेट, commercial properties are completely separate, and there is another thing which is mixed use land parcels जो होते हैं, वहाँ पे residential and commercial का mix होता है। There you can do Airbnb। जो अभी धीरे धीरे करेक्शन होगा जिसका, जी, लॉफुली उसको करने के तरीके अलग हो गए। हाँ, तो अब लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं। बड़े ऐसे शहर हैं ना जहाँ पर लोग घरों में भी कर रहे हैं, प्लेसेस लाइक गोवा। अब होम स्टेज हो रहे हैं हिमाचल में, उत्तराखंड में, गोवा में, तो होम स्टेज में भी लोग कर रहे हैं। इज इट अलाउड और विल इट सी अ करेक्शन सून? अगेन आई एम सेइंग, पीपल आर डूइंग एवरीथिंग। वो मगर हर जगह का एक रूल होता है, whether that land parcel is residential purpose or mixed use or commercial purpose। तो लीगैलिटी तो ये है कि अगर वो मिक्स यूज है या कमर्शियल है तभी आप एयरबीएनबी कर सकते हो। रेजिडेंशियल पे आप एयरबीएनबी नहीं कर सकते लीगली। तो कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर ट्रेंड्स हमने जाने, कमर्शियल में से, रेजिडेंशियल में से क्या आपको चुनना है वो भी हमने आपको बताया। ऑप्शंस दोनों आपके पास हैं, राम और श्याम दोनों में से आप चुन सकते हैं जो आपको सूट करे, जो आपको भाए। बस ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आप सही बिल्डर्स के साथ जाएं और पूरी एहतियात बरतें इस तरह की परचेज में। हमारे साथ है आज हैरिस एच कैपिटल से। थैंक यू सो मच। रियल्टी के राज, पावर्ड बाय भूपूवाला एंड ब्रॉट यू बाय एच कैपिटल।